हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में अपनी अमेंडमेंट वीडियो का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने जीएसटी कवर किया था, इसमें हम कस्टम्स कवर करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लेना। पहले पार्ट 2 भी देख सकते हैं, बट कस्टम्स में एज सच कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ 2 या 3 अमेंडमेंट है। उसमें से भी एक दो अमेंडमेंट, एक ही अमेंडमेंट बेसिकली ऐसे जिसमें से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल असेसमेंट। अदर देन दैट जीएसटी में काफ़ी अमेंडमेंट्स थी विच वी हैव कवर्ड इन सो मच डिटेल, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, प्रीफेस इसका भी सेम जैसे जीएसटी का प्रीफेस था, सेम प्रीफेस अब मैंने कस्टम्स का रखा है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो तो यू कैन ज्वाइन ऑन दिस लिंक। यू कैन ज्वाइन ऑन दिस लिंक। अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी करनी है तो इन दिस लिंक। अगर आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखना हो कस्टम्स जीएसटी का तो यू कैन स्कैन दिस लिंक। देन फॉर लिंक्डइन दिस, देन दिस इज आवर इंडेक्स। सो टोटल 5 ही अमेंडमेंट है। उसमें से भी अगर आप मुझसे पूछें सबसे ज़्यादा आने के चांसेस, तो ये चैप्टर 5 की जो अमेंडमेंट्स हैं, इसके अंदर जो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट में थोड़े चेंजेस आए हैं, ये वॉलंटरी रिवीजन सेक्शन 18 एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है कि इनसे आपको 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है इजीली। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट अमेंडमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारी आई है वो आई है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड and rules 2022. So before starting this, one thing I have realized that many students do not understand the concept of IGCR only, कि why these rules exist. So जैसे मैं भी कुछ अपने जूनियर से बात कर रहा था, तो आई रियलाइज कि उन्हें ये नहीं पता कि IGCR रूल्स होते क्या हैं, क्या इनका पर्पस है। तो अमेंडमेंट्स बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में उनसे कुछ आएगा। मोस्ट लाइकली MCQ आ सकता है, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ उसमें से मेजर है अमेंडमेंट। बट स्टिल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिकली बता देता हूँ कि IGCR होते क्यों और IGCR का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपको अगर कुछ और क्वेश्चन भी IGCR से आए नॉट रिलेटेड टू तो आपको पता हो। तो जैसे ना हमारे कस्टम्स में एक सेक्शन 25 होता है। सेक्शन 25 क्या बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इफ CG इज सेटिस्फाइड और भी पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, देन मेन चीज़ बोलता है, वो बोलता है एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी। इसमें आप होली अमेंडमेंट भी हो सकती है, मतलब पूरी 0% ड्यूटी लगेगी, सारी आपने एग्जाम कर दी, और पार्टली कि कंसेशनल रेट पे आप कर सकते हो, तो पार्शली भी हो सकती है। ठीक है, आइदर एब्सोल्युटली का मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन, एग्जाम्पशन मिल सकती है विदाउट एनी कंडीशन, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। कहाँ पे स्पेसिफाई होगी, जिस नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्पशन आई है वहीं होगी, एज मे बी नोटिफाइड। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इसके अंदर ना, तो हमारा जो IGCR होते हैं वो इससे रिलेवेंस रखते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड। तो दो तरह के एग्जाम्पशन हो सकती हैं, एक एग्जाम्पशन जो बिना किसी कंडीशन के आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, सेकंड एग्जाम्पशन हो सकते हैं जिसमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई होंगे, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो अब कैसे, अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो देयर इज वन नोटिफिकेशन नंबर 50/2017, और ये कस्टम्स की नोटिफिकेशन है। इसके अंदर ना आपको ये इशू जो हुई है, इशू अंडर सेक्शन 25 हुई, 25 के अंदर नोटिफिकेशन इश्यू हुई है। तो अगर आप मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो इस नोटिफिकेशन का फॉर्मेट है वो क्या बोलता है, वैसे सीरियल नंबर यहाँ पे देता है आपको, क्या सीरियल नंबर है इस आइटम का, देन टैरिफ हेडिंग क्या है उसकी, टैरिफ हेडिंग बताता है, डिस्क्रिप्शन बताता है, देन वो आपको बताता है स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कुछ भी नहीं है इस नोटिफिकेशन के अंदर ना, वेरियस आइटम्स का कंसेशनल रेट दिया हुआ है, तो दिस स्टैंडर्ड रेट इज कंसेशनल रेट ओनली। तो हो सकता है कि आपकी BCD लेट्स सपोज 15% है, जो आपका कस्टम्स टैरिफ का फर्स्ट शेड्यूल है, वहाँ पे इंपोर्ट के रेट्स स्पेसिफाई होते हैं, किस कमोडिटी पे कितना रेट लगेगा। तो लेट्स सपोज वहाँ पे जो आपका BCD का रेट है 15% है, बट उस सेम कमोडिटी के लिए नोटिफिकेशन में लेट्स सपोज 5% का रेट है, तो जो आपका अफेक्टिव ड्यूटी होगी जिस पे आपको टैक्स पे करना होगा जिस रेट से, वो 5% होगा। तो यानी वहाँ पे स्पेसिफाई कुछ भी हो, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट है आपका कंसेशनल रेट है। ठीक है, उसके बाद ये IGST के रिस्पेक्ट में बताता है। फिर मेन चीज़ ये यहाँ पे बताता है कंडीशन। तो हो सकता है किसी में ब्लैंक हो, जहाँ ब्लैंक होगा वो एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन है, जहाँ ब्लैंक नहीं होगा, जहाँ कंडीशन होगी वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, मतलब वो कंडीशनल एग्जाम्पशन है। तो जैसे अगर इसमें आपको 2 टैरिफ आइटम का एग्जाम्पल दूंगा, तो जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे हमारा सीरियल नंबर इस नोटिफिकेशन के अंदर है 104B, वो क्या बोलता है आपसे, उसका जो टैरिफ आइटम है वो है 72000। इसका डिस्क्रिप्शन है डीनेचर्ड। ये मैं आपको ये वाला पर्टिकुलर आइटम के ले रहा हूँ बिकॉज हमने जब चैप्टर 2 ऑफ GST किया, चार्ज ऑफ GST, जब उसकी अमेंडमेंट करी तो हमने डीनेचर्ड ENA अनडीनेचर्ड ENA क्या होता है वो ढंग से समझा था, तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे अगर आपने वो देखा है तो। डीनेचर्ड एथिल एल्कोहल, दिस इज, अगर मैं आपको बोलूँ तो दिस इज डीनेचर्ड ENA। ठीक है, फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो अगर आप देखोगे तो एक कंडीशनल नोटिफिकेशन है, उन्होंने बोला है हम इस गुड्स के ऊपर आपको तभी इफेक्टिव रेट आपका, तो पहले इफेक्टिव रेट बताया था, तो इसमें इफेक्टिव रेट जो उन्होंने बोला है निल, मतलब इन्होंने इसके ऊपर ड्यूटी फुल्ली एग्जाम्प्ट कर रखी है, 100% ड्यूटी इन्होंने एग्जाम्प्ट कर रखी है। IGST में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। कंडीशन को इन्होंने बोला हुआ कंडीशन नंबर 9, उस नोटिफिकेशन की जो कंडीशन नंबर 9 है वो आपको सेटिस्फाई करनी है। वो कंडीशन क्या है वो हम अभी देखते हैं, चलो आपको बता देता हूँ। तो वो कंडीशन नंबर 9 है कि आपको ना क्या करना है, आपको जो कस्टम्स के
IGCR रूल्स हैं। IGCR रूल्स मतलब इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल 2022 जो हम पढ़ रहे हैं, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये रूल्स फॉलो क्यों करने होते हैं, तो देखो यार, इन्होंने बोला आपको इस गुड्स के ऊपर एग्जेम्पशन तभी मिलेगी इफ इट इज फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो एक्चुअली भी आपका इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए भी यूज हो रहा है। मान लो उसने इंपोर्ट करके अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कर दिया, तब क्या करोगे आप? तो ताकि आप ये चेक कर सको, ये ट्रैक कर सको कि हाँ यार, वो एक्चुअली जिस यूज के लिए हमने एग्जेम्पशन दी थी वही एक्चुअल उसी के लिए एक्चुअल में यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम ना एक रूल्स बनाएंगे IGCR, जो हमने गवर्नमेंट ने बनाया IGCR रूल्स 2022। उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि आपको क्या क्या करना होगा, क्या इंटीमेशन देना होगा, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ताकि अगर वो चाहें तो वो चेक कर सकें कि भाई आप एक्चुअल में उसे केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए भी यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज कर रहे हो। तो जैसे इसमें इन्होंने कंडीशन डाल दी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड की, मैन्युफैक्चर ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। कुछ कंडीशन हो सकती है मैन्युफैक्चर की नहीं होगी, वो स्पेसिफाइड एंड यूज होगा। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो इसी उसका सीरियल नंबर 413 है, जो बोलता है कि आप ऑल गुड्स, ठीक है, अभी सॉरी टैरिफ यहाँ पे आएगा आपका, चैप्टर 84 की बात करता है चैप्टर 84। फिर ये बोलता है ऑल गुड्स फॉर, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर की बात नहीं करेगा, ये बोलेगा फॉर रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन किसका, ऑफ अ पावर जनरेशन प्लांट। तो यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, वो स्पेसिफाइड एंड यूज की बात कर रहा है। तो अगर आप चैप्टर 84 का कोई भी गुड्स मंगाते हो, किस लिए मंगाते हो? रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। स्पेसिफाइड एंड यूज क्या है? रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन प्लांट। तो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। एग्जेम्पशन कितनी देंगे? 5%। तो इसका जो रेट स्पेसिफाई है 15% स्पेसिफाई है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 15% रेट स्पेसिफाई है, बट हम आपसे 5% लेंगे, यानी आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं 10%, ठीक है। और इसके भी इन्होंने बोला कि आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कंडीशन नंबर 9। और आपकी कंडीशन नंबर 9 क्या है? कंडीशन नंबर है मेरी कि मेरे को IGCR रूल से फॉलो करना होगा। तो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं, सेक्शन 25 के अंदर गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे सकती है। वो एग्जेम्पशन आपको एब्सोल्युटली भी मिल सकती है और आपको कंडीशनली भी मिल सकती है। एब्सोल्युटली का मतलब होता है आप कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करनी, आप सीधा एग्जेम्पशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर। कंडीशनल में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कंडीशन लगाएगी। कैसे? वो बोलेगी यार इस गुड्स को आप यूज करोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे इसमें हमने देखा कि आप उसे इंडस्ट्रियल केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करोगे, या फिर वो बताएगी कि आप इस गुड्स के थ्रू कुछ स्पेसिफाइड सर्विस ही दोगे, या फिर वो बताएगा आप इस गुड्स को स्पेसिफाइड एंड यूज में पुट करोगे, जैसे उसने बताया रेनोवेशन मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरह की वो कंडीशन देंगे। अब गवर्नमेंट ही कैसे इंश्योर करेगी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो उसके लिए उन्होंने रूल्स बनाए IGCR रूल्स 2022। इससे पहले भी थे 1995 समथिंग से रूल्स चलते आ रहे हैं, हर 5-6 साल में रिवाइज हो जाते हैं। तो अब जो लेटेस्ट हमारे रूल्स हैं वो है IGCR रूल 2022। तो इनका हमें कंप्लायंस करना होता है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें आप कुछ अमेंडमेंट आई। अब अमेंडमेंट क्या आई, तो अगर आप इन रूल्स का रूल नंबर 6 देखोगे, रूल नंबर 6 अगर आप देखोगे इनका, तो रूल नंबर 6 बात करता है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। वो बताता है क्या क्या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें जो इसका 6 रूल 6 सब रूल 1 है, वो क्या बोलता है कि इंपोर्टर को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स और या मेंटेन अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट, किस चीज़ का अकाउंट वो रखेगा? वो बेसिकली देखेगा कितनी क्वांटिटी एंड वैल्यू उसने इंपोर्ट किया है ना, क्या बेसिकली डेट ऑफ रिसिप्ट है इंपोर्टेड गुड्स की जो आपने कंडीशनल नोटिफिकेशन के अंदर लिया एक्सेट्रा, इस तरह की डिटेल से मेंटेन करनी होगी। उसके बाद इसका सब रूल 2 जो है, इसका सब रूल 2 बोलता है कि जो आपने डिटेल मेंटेन करी है, आपको एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करना होगा। उस मंथली स्टेटमेंट के अंदर आप इन डिटेल्स को डिस्क्लोज करोगे, और ये मंथली स्टेटमेंट कब फाइल होगा? 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। फॉलोइंग मंथ आपका इस तरीके से होगा। प्लस इसका एक प्रोवाइजो है, इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है? सो ना इसमें एक, मैं आपको प्रोवाइजो से पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें ना एक रूल 4 है। रूल 4 बोलता है कि ये जो आप इस नोटिफिकेशन का अगर आप बेनिफिट ले रहे हो कंडीशनल नोटिफिकेशन का और IGCR रूल्स अगर आपको फॉलो करना है, तो आपको एक कंटिन्यूटी बॉन्ड फाइल करना होगा। कंटिन्यूटी बॉन्ड क्या होता है कि एक अमाउंट का बॉन्ड होगा, रनिंग बॉन्ड वो चलता रहेगा। जैसे आप यूज करोगे वो कम हो जाएगा, जैसे आप कंज्यूम करोगे तो रिक्रेडिट हो जाएगा, इस तरीके से वो बॉन्ड चलता रहेगा। तो अब इसमें क्या है, मंथली लेट्स सपोज मेरा बॉन्ड 10 लाख रुपीज़ का है और मैंने उसमें से आउट ऑफ 4 लाख यूटिलाइज कर लिए इस मंथ में इंपोर्ट करके। अब मेरे को यहाँ बचा 6 लाख। अब मेरे को चाहिए कि मैं इसे रिक्रेडिट करके दोबारा 10 लाख दोबारा से कंटिन्यूटी बॉन्ड करवा दूँ। तो अब या तो मेरे को नेक्स्ट मंथ तक वेट करना पड़ेगा, जब नेक्स्ट मंथ में मैं अपना रिटर्न फाइल करूँगा 10 तारीख तक, उसके बाद ये रिफ्रेश होगा। वरना एक दूसरा ऑप्शन ये मुझे देते हैं कि जैसे आप ये आपने 4 लाख की ड्यूटी आपके गुड्स इंपोर्ट करे, जैसे आप उन गुड्स को स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए यूज करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वैसे तो मंथली रिटर्न भरनी है, बट आप मंथ के बीच में ही एक स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। स्टेटमेंट के अंदर आप कंजम्पशन की डिटेल फाइल कर सकते हो। आप बोल दोगे कि मेरे गुड्स तो कंज्यूम हो गए, जैसे आप ये स्टेटमेंट फाइल करोगे आपकी जो ड्यूटी थी कोरेस्पॉन्डिंग रिक्रेडिट हो जाएगी। तो एक फैसिलिटी ये भी होती है कि वैसे तो मंथली आपको फाइल करना होता है, बट आप उसे इमीडिएटली भी फाइल कर सकते हो। तो अब इसमें चेंज क्या हुआ है? चेंज कुछ नहीं हुआ यार। इसमें ना मंथली स्टेटमेंट फाइल होता था, गवर्नमेंट ने कहा कि हम थोड़ा कंप्लायंस इजी करते हैं, हमने आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही रूल 7 कुछ बोलता था, रूल 7 के अंदर भी सेम चीज़ करिए। ऐसे ही रूल 8 हमारा कुछ बोलता था, रूल 8 के अंदर भी सेम चीज़ करिए। रूल 10 के अंदर भी सेम चीज़ करिए। रूल 9 के अंदर भी सेम चीज़ करिए,
ठीक है, ये सब चीज़ों ने चेंज करी है। एक बार हम देख लेते हैं कि अर्लियर रूल क्या था, न्यू रूल क्या है। तो इस तरीके से इसमें है, जैसे अगर मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इसमें क्वार्टर की डेफिनेशन डाली है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी जगह मंथली की जगह मंथ की जगह क्वार्टर कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने क्वार्टर की डेफिनेशन डाली है। तो हम ब्रीफली देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो क्वार्टर मीन्स अ पीरियड कंप्राइजिंग एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं क्वार्टर क्या है, क्वार्टर 3 मंथ, आप कैलेंडर ईयर के 3 मंथ लो, वो 3 मंथ का पूरा ग्रुप जो है उसे हम क्वार्टर बोलेंगे, और वो क्वार्टर एंड होगा 31st ऑफ द थर्ड मंथ। जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो जैन टू मार्च का होता है 31st मार्च को, देन सेकंड जून 30, देन सितंबर 30, दिसंबर 30। हमें पता है कुछ नया नहीं है इसमें, क्वार्टर की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारा आता है रूल 6। रूल 6 इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्या बोलता है, जैसे आप देखो तो रूल 6.1 provides that the importer shall maintain an account to clearly indicate details with respect to import of goods which are subject to these rules, जो इन बेसिकली कंसेशनल नोटिफिकेशन के अंदर इंपोर्ट हुए हैं और जहाँ पे इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो जितने भी वो गुड्स हैं उनकी आप डिटेल मेंटेन करोगे, सच एज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच गुड्स। तो काफी सारी डिटेल्स उन्होंने बता रखी हैं रूल 6 के अंदर, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी अपने सिलेबस में। तो काफी सारी वो डिटेल्स होती है, वो डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है। It further provided that the importer shall produce the said accounts as and when required by the deputy commissioner or assistant commissioner of customs। आप वो डिटेल मेंटेन तो करोगे करोगे, और अगर डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जो है वो आपसे डिटेल मांगते हैं, तो आपको जब वो डिटेल मांगेंगे आपको उन्हें फर्निश भी करनी पड़ेगी। Rule 6.2 provided that the importer shall submit a monthly statement on the common portal in the prescribed form by the 10th day of the following month। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मंथ को क्वार्टरली कर दिया है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाएगा आपका, जहाँ 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ होता था, यहाँ पे इन्होंने कर दिया 10th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। It also provided that importer may submit details of goods consumed at any point of time for immediate recredit of bond, continuity bond as furnished under Rule 4, which shall become of part of the monthly statement of a subsequent month। तो इस मंथ में आप अगर चाहो तो इमीडिएटली कंजम्पशन डिटेल फर्निश कर सकते हो, आपका बॉन्ड रिक्रेडिट हो जाएगा, और जो आपने डिटेल फर्निश करी है नेक्स्ट मंथ के जो आपका स्टेटमेंट होगा उसके अंदर आपकी डिटेल कैप्चर हो जाएंगी, उसका पार्ट बन जाएंगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम इस मंथली को क्वार्टरली कर दिया है एंड सब्सिक्वेंट मंथ को इन्होंने सब्सिक्वेंट क्वार्टर कर दिया है। तो अगर हम अमेंडेड पोजीशन देखें तो अमेंडेड पोजीशन क्या है हमारे एग्जाम के लिए, तो ये बोलता है रूल 6.2 हैज बीन अमेंडेड टू ईज कंप्लायंस। इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग अ मंथली स्टेटमेंट द इंपोर्टर इज नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल। अकॉर्डिंगली टाइम लिमिट हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड फ्रॉम द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ टू द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। Further, importer may submit details of goods consumed at any time for immediate recredit of the bond, that is the continuity bond furnished under Rule 4. Such details are subsequently form part of the quarterly statement of the subsequent quarter। तो आप इस मंथ में रिक्रेडिट कर सकते हो, फिर आप इस क्वार्टर में रिक्रेडिट हो जाएगा आपका, फिर जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर का स्टेटमेंट होगा उसके अंदर उसकी डिटेल अपने आप कैप्चर हो जाएगी। फिर इसमें रूल 7 आता है, तो बेसिकली उसमें लिखा था ना फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो आप उसमें मैन्युफैक्चर खुद भी कर सकते हो, आप जॉब वर्क से भी करा सकते हो। तो जो IGCR रूल है वो जॉब वर्क से कराना ही परमिट करते हैं। तो वो जॉब वर्क अगर मैं कराता हूँ तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो इसमें हमें बताते हैं। तो इसमें ये बोलता है रूल 7 प्रोवाइड्स दैट द इंपोर्टर शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क ड्यूरिंग द मंथ एंड रिपोर्ट्स एज डिटेल्स इन मंथली स्टेटमेंट फाइल्ड अंडर 6.2। तो जितने भी गुड्स आपने एक मंथ में अपने उसमें भेजे हैं, जॉब वर्कर को भेजे हैं, उन सब डिटेल को जो आप ऊपर मंथली स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, जॉब क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गया है, आपको वहाँ पे वो डिटेल फर्निश करनी होगी। तो इसमें भी जो मंथली स्टेटमेंट का रेफरेंस आया है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट का रेफरेंस बन जाएगा। रूल 7.2 प्रोवाइड दैट द इंपोर्टर शैल सेंड गुड्स टू द जॉब वर्कर अंडर एन इनवॉइस और ई-वे बिल वेयर एप्लीकेबल स्पेसिफाइंग द डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। आप जॉब वर्कर को भेजोगे तो इनवॉइस और ई-वे बिल जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है GST के हिसाब से उनके रिस्पेक्ट में आप भेजोगे, उनके साथ भेजोगे, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी आ रहा होगा। उसके बाद रूल 7.3 क्या बोलता था, रूल 7.3 बोलता था कि द मैक्सिमम पीरियड फॉर सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर इज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और ई-वे बिल। जिस दिन आपने वो इनवॉइस और GST वाला डॉक्यूमेंटेशन बनाया है उसके विदिन 6 मंथ के अंदर आपको जॉब वर्कर को गुड्स सेंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ को एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दिया है। सो दिस इज द अमेंडमेंट। तो अमेंडेड पोजीशन क्या है, अमेंडेड पोजीशन ये है कि जितने भी आपने एक मंथ के अंदर जितने भी गुड्स जॉब वर्कर को भेजे हैं उनको आप डिटेल को फर्निश करोगे अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड, जिस दिन आपने इनवॉइस या ई-वे बिल जनरेट किया है उस दिन से 1 ईयर तक का टाइम लिमिट आपके पास है टू सेंड द गुड्स टू द जॉब वर्कर। Rule 7.1 has been amended to provide that the importer shall maintain records of goods sent for job work during the month and report such detail in a quarterly statement filed under 6.2. Rule 7.3 has also been amended to increase the maximum period for sending goods to the job worker from 6 months to 1 year calculated from the date of invoice or e-way bill. Now similarly IGCR रूल मुझे इंटर यूनिट ट्रांसफर करने की भी परमिशन देते हैं। तो इसमें ये बोलते थे एक मंथ के अंदर जो भी आपने ट्रांसफर किया है उसकी डिटेल्स आप उस मंथ के स्टेटमेंट के अंदर फाइल करोगे। तो अब वो मंथली स्टेटमेंट की जगह वो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट हो जाएगा। जो भी अपने एक मंथ में बेसिकली जो भी गुड सेंड करें वो मंथली स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते थे, अब आप वो क्वार्टरली स्टेटमेंट में रिपोर्ट करोगे। तो रूल 8.1 प्रोवाइडेड दैट इंपोर्टर शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड सेंड फॉर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द मंथ एंड रिपोर्ट सेम इन द मंथली स्टेटमेंट, नाउ इट हैज बीन क्वार्टरली स्टेटमेंट। सिमिलरली जो आप एंड यूज रेसिपिएंट को सप्लाई करते थे उसकी भी मंथली स्टेटमेंट डिटेल जाती थी, अब वो क्वार्टरली स्टेटमेंट में जाएगी। दैट्स द चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस।
ना रूल 10 क्या बोलता था, रूल 10 बोलता था, अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं, रूल 10(1) बोलता था कि कोई भी अगर आपकी अनयूटिलाइज्ड गुड्स बचे हुए हैं, कोई भी डिफेक्टिव गुड्स बचे हुए हैं, तो इंपोर्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसे री एक्सपोर्ट कर दे या वो उसे होम कंजम्पशन के लिए यूज कर ले विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम क्या होगा, नोटिफिकेशन में पता होगा, नोटिफिकेशन में नहीं पता तो ये बोलते थे विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, या तो आप उन्हें री एक्सपोर्ट कर दो या फिर अपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लो। इस 6 मंथ के टाइम को ज्यूरिसडिक्शन कमीशन फर्दर एक्सटेंड कर सकता था बाय द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, और इन केस अगर आप उसे री एक्सपोर्ट करते हो तो आपको मंथली स्टेटमेंट में उसकी डिटेल्स फर्निश करनी होगी। सिमिलरली अगर आप उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हो तो जो भी आपकी ड्यूटी बनती है वो आप ड्यूटी पे करोगे इंटरेस्ट के साथ, प्लस ये जो डिटेल्स है ये आप मंथली स्टेटमेंट में दोगे। फर्दर विद रिस्पेक्ट टू अगर कैपिटल गुड्स आप क्लियर कराते हो, जब कैपिटल गुड्स आपने यूज कर लिए, जितने जिस चीज के लिए आपको यूज करने थे उसके बाद भी कैपिटल गुड्स बचे हैं, अब उन्हें आप अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हो तो उसके ऊपर भी ड्यूटी पे होती है। उसके ऊपर ड्यूटी पे कैसे होती थी कि जो ड्यूटी आपने, अगर आपकी एग्जाम्पशन ना होती, जितनी ड्यूटी पेबल थी माइनस एक्चुअल ड्यूटी आपने कितनी पे करी है, और ये दोनों रेट जो लगते हैं, रेट लगते हैं आपके डेप्रिशिएटेड वैल्यू के ऊपर, एंड ये सब जो डिटेल है ये भी आपको मंथली स्टेटमेंट में फर्निश करनी होती थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो आपका 6 मंथ का टाइम था वो 1 ईयर से 1 ईयर कर दिया है, मंथली की जगह क्वार्टरली आ गया। So rule 10(1) provides that the importer who has imported goods in the concessional rate notification must use the imported goods in accordance with the जो जिस यूज के लिए मंगाए थे उस चीज में करोगे within the prescribed period. If goods remains unutilized or are found defective, the importer may either re-export them or clear them for home consumption within 6 months from the date of import, where no specific period is prescribed in the notification. Further, the said period of 6 months can be further extended by the jurisdiction commission for a period up to 3 months if sufficient reason shown. Rule 10(2) provides that re-export of such unutilized or defective goods shall be reported in monthly statement. Rule 10(3) provides that the importer who intends to clear such unutilized or defective goods for home consumption has an option to make voluntary payment of duty along with interest, and such particulars shall be recorded in monthly statement. Furthermore, with respect to capital goods which have been used for specified purpose, Rule 10(4) provides that the importer has an option to clear them for home consumption after being so used on payment of duty equal to difference between duty leviable on such goods and duty actually paid on the depreciated value. Rule 10(5) requires the importer to furnish such detail monthly. तो आपके 6 मंथ से 1 ईयर का पीरियड हो गया, प्लस आपका मंथली रहेगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गया। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू IGCR रूल्स। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा इसमें से आएगा। MCQ परस्पेक्टिव से आ सकता है मंथली क्वार्टरली, बट आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कुछ इसमें आना चाहिए। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इसमें मेजर अमेंडमेंट आई है। मेजर अमेंडमेंट क्या आई है, तो कुछ तो छोटे छोटे सेक्शन, कुछ छोटे छोटे चेंज इन्होंने किए हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 होता था प्रोविजनल असेसमेंट का। इसके अलावा एक आपके कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रूल 2018 होते थे, वो रूल्स हट गए हैं, अब 2025 के नए रूल्स आ गए हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से आपका प्रोविजनल असेसमेंट होगा। तो मैंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ कंपैरिजन बिटवीन दी ओल्ड रूल्स एंड न्यू रूल्स, मैंने न्यू रूल्स के हिसाब से पूरा टॉपिक यहाँ पे डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोविजनल असेसमेंट टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस जो अपडेटेड वाला होगा तो आपको अमेंडेड भी सारा सब कुछ कवर हो जाएगा कि अमेंडेड इसमें क्या है। तो मैं आपको एक पहले ब्रीफली बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसमें एक रेगुलेशंस में एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक भी है, मेरे व्यू में जो ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, बट ICI उस पर साइलेंट है, और एक बार हम वो भी देखेंगे। क्या, मैं एक बार आपको ब्रीफली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इनका। तो सेक्शन 18 के अंदर ना, सेक्शन 18 ऑफ कस्टम्स एक्ट आपको कुछ केसेस बताते हैं कि इन केसेस में आप प्रोविजनल असेसमेंट करा सकते हो। जो आपका सबसे पहला केस वो बताता है प्रोविजनल असेसमेंट का, वो बोलता है कि जो आपका असेसी है, जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, ही इज अनेबल टू सेल्फ असेस, वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, प्लस वो रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर को कि आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। इस केस में क्या हो सकता है, जैसे ना कोई एक इंपोर्टर है, उसने क्या किया, उसने सोलर इन्वर्टर इंपोर्ट किया। अब सोलर इन्वर्टर पे लेट्स सपोज क्या है कि अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी मशीन बनता है तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। अगर वो आपका नॉर्मल अदर इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनता है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, बट उससे वो क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रही कि वो किस प्रोडक्ट की तरह क्लासीफाई होना चाहिए। तो उसने कहा PO से, प्रॉपर ऑफिसर से, कि आप मेरा क्लासिफिकेशन कर दो, मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू कंडक्ट सम टेस्ट, सम केमिकल टेस्ट। इस केस में क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज मैंने कोई केमिकल मंगाया हो जो कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बट उसका टैक्स रेट डिपेंड करता है उस केमिकल के अंदर कंपोजिशन क्या है। तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि मेरे को उसका केमिकल टेस्ट कराना होगा जानने के लिए कंपोजिशन क्या है, तो उस सिचुएशन में भी फॉर द टाइम भी प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपके इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी, बट जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसे लगता है कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, तो उस केस में भी वो आपका प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है। जैसे मान लो मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि मेरी अंडर वैल्यूएशन वाला केस है, तो हो सकता है कि वो उस टाइम प्रोविजनल असेसमेंट कर दे, बाद में डिटेल में स्क्रूटनी करे या डिटेल में देखे। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी है उन्होंने आपका नोट सबमिटेड, डिटेल्स ही सबमिट नहीं करी डॉक्यूमेंट, और वो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, अगर आप वो सेटिस्फाई करते हो उन कंट्रीज से, अगर आप गुड्स मंगाते हो तो आपको ड्यूटी बेनिफिट मिलता है रेट का। जैसे अभी इंडिया और यूरोप का हुआ है FTA, उस तरह के FTA होते हैं।
तो एफटीए के अंदर एक मेन कंडीशन होती है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट लाना होता है कि जिस कंट्री के साथ हमारा एफटीए है उसी कंट्री का ये प्रोडक्ट है। तो अभी मान लो जब मैं इंपोर्ट क्लियर करा रहा था गुड्स, मेरे पास उस टाइम वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो फॉर द टाइमिंग वो प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा और मेरे को बाद में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस तरह के केसेस होते हैं, सिर्फ प्रोविजनल असेसमेंट हो सकते हैं, सिर्फ चार केस के अंदर आपका प्रोविजनल असेसमेंट होता है। एक बार हम नोट से भी देख लेते हैं ये। तो ये बोलता है आपका सेक्शन 18 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, व्हेन डज प्रोविजनल असेसमेंट रिक्वायर्ड? Provisional assessment may be required in any of the following cases: when the importer exporter unable to make self assessment and request the proper officer in writing. ये हमने समझा। दूसरा केस, when the proper officer considers necessary to conduct chemical or any other test. Third, importer exporter has submitted all document but the officer still needs further inquiry. Fourth, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। तो हमने केस समझे। उसके बाद जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो उस केस में एक बॉन्ड और बैंक गारंटी साथ में जाती है जो आपको फर्निश करनी पड़ती है, वो डिफरेंशियल ड्यूटी के लिए। हमने जीएसटी में भी देखा था कि ताकि फ्यूचर में अगर ड्यूटी ज़्यादा है तो ऐसा ना हो मैं अपनी लाइबिलिटी से मुकर जाऊँ। इफ प्रोविजनल असेसमेंट इज परमिटेड देन द इंपोर्टर एक्सपोर्टर मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी और बॉन्ड बैंक गारंटी टू कवर डिफरेंस बिटवीन द फाइनल ड्यूटी एंड प्रोविजनल ड्यूटी। अब जैसे ना इसमें हमने देखा कि डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, या फिर आपने सबमिट ही नहीं करे तो या तो एडिशनल मांग सकता है या वो फुल फ्लेज दोबारा मांग सकता है। तो उस केस में ना आपके अब रेगुलेशंस जो है आपकी ये वाले रेगुलेशंस, कस्टम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशन 2025, ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंटेशन का फाइनलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। तो उसमें सबसे पहले आपका रेगुलेशन 4 आता है। रेगुलेशन 4 क्या बताता है आपको? रेगुलेशन 4 ना आपको टाइम लिमिट बताता है कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन या इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर से चाहिए, वो कितने दिन के अंदर कब तक आपको देनी होगी और कैसे आपको देनी होगी। तो अगर इसमें ब्रॉडली क्या बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर किया है, अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके विदिन 50 डेज के अंदर वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर से बोलेगा कि आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट दो। जिस दिन वो बोलेगा उससे 2 मंथ्स के अंदर आपके इंपोर्टर एक्सपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर 2 मंथ्स के अंदर इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं दे पाते तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि फर्दर 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है। अगर फिर भी नहीं होता तो प्रॉपर ऑफिसर का जो सीनियर ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो जो भी से रीजनेबल लगे उतना एक्सटेंशन वो दे सकता है। लेकिन जो टोटल टाइम है डॉक्यूमेंटेशन लेने का वो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के डेट से 14 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 14 मंथ्स के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने टाइम लाइन के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो जितने भी डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है प्रॉपर ऑफिसर के पास वो उन्हीं के बेसिस पर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। तो यही यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। The proper officer must inform the importer or exporter in writing within 15 days of provisional assessment about the specific information or document that needs to be submitted. तो पहले बताओगे within 15 days की क्या क्या information चाहिए। The importer or exporter must submit them within 2 months from the date of request by the proper officer. जिस दिन उसने मांगे उस दिन से 2 months के अंदर आपको देने हैं। However, the proper officer may grant up to 2 months additional time if required. Further, an officer senior to proper officer may grant further extension on request. However, total time allowed cannot exceed 14 months from the date of provisional assessment. तो 14 मंथ आपको मैक्सिमम टाइम है, 14 मंथ से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज अल्टीमेटली अभी हम देखेंगे कि जो टाइम लाइन होती है पूरा फाइनलाइजेशन करने की वो होती 2 साल है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फाइनलाइजेशन कैसे होगा? तो इसलिए उन्होंने 14 मंथ का मैक्सिमम टाइम रखा है। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट द इंपोर्टर एक्सपोर्टर मस्ट इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन देके थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। तो जब आप सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हो उसके बाद आप एक इंटीमेशन फाइल करोगे विद द प्रॉपर ऑफिसर कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। If documents are not submitted within the allowed time, the proper officer will finalize the provisional assessment based on the available record. तो जो भी उसके पास टाइम पे डॉक्यूमेंट्स होंगे जितने आपने सबमिट कर दिए, जितने उसके पास पहले से थे, उन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपका ऑर्डर पास कर देगा। टेक्निकली वो आपका वेट नहीं करेगा, अगर आप इस टाइम के अंदर भी नहीं देते हो तो बिना डॉक्यूमेंट्स के ही आपका ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट रेगुलेशन आती है, रेगुलेशन 5। तो जैसे हमने इसमें लिखा कि फर्दर इंक्वायरी, देन यहाँ भी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। तो जो इंक्वायरी है ये कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो रेगुलेशन 5 बताता है। रेगुलेशन 5 और इसी के अंदर ड्राफ्टिंग मिस्टेक भी वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। द कस्टम ऑफिसर मस्ट कंप्लीट द इंक्वायरी। सो जो कस्टम ऑफिसर है वो इंक्वायरी कंप्लीट करेगा और जो रिपोर्ट है अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा विदिन 14 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उसके 14 मंथ्स के अंदर वो अपनी इंक्वायरी खत्म करेगा, रिपोर्ट और विद डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑफिसर को भेजेगा। प्रॉपर ऑफिसर बेसिस दोज डॉक्यूमेंट और वो अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ड्राफ्टिंग मिस्टेक है मेरे व्यू में, आपको बताता हूँ क्या। तो इसमें बोलता है इफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। तो इंक्वायरी के टाइम पे अगर मेरे को कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन चाहिए देन द प्रॉपर ऑफिसर मे रिक्वेस्ट देम विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब एक बार मैं आपको रेगुलेशन में दिखाता हूँ रेगुलेशन में लिखा क्या है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ रेगुलेशन 5 बोलता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी द प्रॉपर ऑफिसर में सीक सच डिटेल विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 2। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो रेगुलेशन 2 है ये कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब ही नहीं करता, ये तो इनफैक्ट आपका डेफिनेशंस बताता है। सिर्फ 3 इसमें डेफिनेशन इन्होंने दे रखी हैं, 3 डेफिनेशंस हैं आपकी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की एंड 2 डेफिनेशन और है, उन 2 डेफिनेशन को ही प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। रेगुलेशन 2 के अंदर कोई टाइम लिमिट ही नहीं है।
तो इन्होंने यहाँ पे लेकिन ये रेगुलेशन 2 लिखा हुआ है, तो इनके ड्राफ्टिंग मिस्टेक है। आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में अमेंडमेंट नोट्स में क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, ड्यूरिंग सच इंक्वायरी इफ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड द प्रॉपर ऑफिसर में सीक सच डिटेल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो उन्होंने साइलेंट रखा है इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग, वो साइलेंट रहे और प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट लिख दिया, इसलिए मैंने अपने नोट्स में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट लिखा है। बट यहाँ अगर ड्राफ्टिंग मिस्टेक है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सो मेरे व्यू में अगर आप ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स थे, हमने यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट्स पढ़े थे ना, ये 6 पॉइंट्स लगने चाहिए अगर मेरे को एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। रेगुलेशन 4 लगना चाहिए बेसिकली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप रेगुलेशन 4 देखते हो और उसका सब रेगुलेशन 2 देखते हो, रेगुलेशन 4 है जो हमने अभी नोट्स में पढ़ा, 6 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, यहाँ पे जो हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़े ना, 5 पॉइंट्स जो पढ़े हमने, ये वाले पॉइंट्स मैंने कहाँ से लिखे हैं? ये वाले पॉइंट्स लिखे हैं मैंने रेगुलेशन 4 से। रेगुलेशन 4 का टू बी स्पेसिफिक सब रेगुलेशन 2 मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मांगता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर विद इन 2 मंथ्स देगा, ये हमने देखा था। प्रॉपर ऑफिसर अगर रीजंस रिकॉर्डिंग के होगी तो एक्सटेंशन दे सकता है 2 मंथ्स का, ये भी हमने देखा था। ऑफिसर जो सीनियर है वो आपको एडिशनल टाइम दे सकता है, लेकिन आपका जो एडिशनल टाइम है 14 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब हमने पॉइंट 2 के अंदर देखे थे, रेगुलेशन 2 के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहते थे सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 4। अब यहाँ पे कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक हुई है, बिकॉज अदरवाइज इसे ऐसे पढ़ के तो मैं कोई कंक्लूजन नहीं बता सकता, बिकॉज रेगुलेशन 2 के अंदर ना ही कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है, ना ही कोई पावर है टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करने की, तो सिर्फ डेफिनेशन का क्लॉज है। और आईसीआई ने इस पे, आईसीआई साइलेंट है, आईसीआई ने कुछ कमेंट नहीं किया है, बिकॉज अगर लॉ में ही रेगुलेशन में कुछ इशू है तो आई थिंक आईसीआई ने अप्रोप्रिएट नहीं समझा होगा कि वो कमेंट करे। बट इसलिए मैंने यहाँ पे भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब जो आईसीआई ने लिखा है वही लिखा है, बट मैंने अपना व्यू भी दिया है यहाँ पे। इन ऑथर्स व्यू टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 4 शुड अप्लाई। तो जो ऊपर वाला हमने 5 पॉइंट्स करे हैं, ये ही इसके ऊपर भी लगने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 7। तो रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, अगर जब प्रोविजनल असेसमेंट, अच्छा आपने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए रेगुलेशन है, इंक्वायरी के लिए रेगुलेशन है, तो बाकी 2 केस के लिए रेगुलेशन क्यों नहीं है? तो बेसिकली अगर इन 2 केस में देखोगे ना, सेल्फ यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं हो रही, केमिकल टेस्ट में कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं हो रही, डॉक्यूमेंटेशन और इंक्वायरी की बात यहीं पे हो रही है। तो इसलिए ये वाले केस के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन की टाइम लिमिट और इंक्वायरी की टाइम लिमिट उन्होंने दी हुई है। बिकॉज सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाया तो अब वो तो उसने क्लासिफिकेशन ही प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करने को बोल दी ना। प्रॉपर ऑफिसर डॉक्यूमेंट क्या ही मांगेगा उससे? सेम विद टेस्ट रिपोर्ट की, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है टेस्ट कराएगा तो कराएगा, उसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर से तो कोई डॉक्यूमेंट लेने नहीं है। नाउ रेगुलेशन 7 क्या बोलते हैं कि मान लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट आपका चल रहा था और आपको लगा कि हाँ यार मेरी ड्यूटी तो ज्यादा बनेगी, तो मैंने पहले से पहले ड्यूटी पे कर देता हूँ ताकि मेरी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बच जाए। तो क्या आपके पास वो ऑप्शन है? ऑप्शन तो है, बट इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं बचेगी। तो ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग द प्रोविजनल असेसमेंट द इंपोर्टर एक्सपोर्टर में वॉलंटरी पे एन अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली अगेंस्ट द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल based on his own estimation. This amount will be adjusted against the duty finally payable. The importer exporter will also liable to pay interest on such amount as per 18(3) after final assessment. तो मान लो मेरी इनिशियल जो ड्यूटी थी प्रोविजनल वो 80,000 आई, मेरे को बीच में लगा कि यार 90 तक मेरी आ सकती है, तो मैंने बीच में ही 10,000 पे कर दी। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया तो मेरी 1 लाख की फाइनल ड्यूटी बनी, तो क्या मेरे पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10,000 वाली अमाउंट या 20,000 पे लगेगा? तो लॉ बोलता है 20,000 पे लगेगा। क्यों लगेगा? ये डिटेल हमने बहुत किया था, C8 लिमिटेड का एक केस था, उसके बाद ही उन्होंने प्रोविजंस में अमेंडमेंट करी थी, ये हमने पढ़ा था, हमने जीएसटी का सेक्शन 60 पढ़ा था। तो आप उस रिवीजन वीडियो में एक बार रेफर कर सकते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा और एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट नहीं। आप बस ये समझो कि अगर इवन आपने पहले ही पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट 20,000 पे लगेगा प्रोविजनल असेसमेंट वाले केस में, जितना भी डिफरेंशियल ड्यूटी होगी इस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट आपकी रेगुलेशन 8 आती है कि अब सिर्फ प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, आपके पास अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का कितना टाइम है? तो इसमें ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जो टाइम है आपके पास 2 साल का है, वो 2 साल का टाइम फर्दर एक साल से एक्सटेंड भी हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऐसे हैं जिसके अंदर, जिसमें वो टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है, वो हम देखते हैं कि कब लगेगी। प्लस फिर रेगुलेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है कि कितने टाइम के अंदर आपको क्या क्या करना होगा, पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो हम उसे उस फ्लो में समझेंगे। तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर शेल वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। 3 मंथ्स के अंदर करना है, कहाँ से? तो अगर आपने कोई रेगुलेशन 4 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी, तो या तो वो इन्फॉर्मेशन आ गई उस दिन से, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो रेगुलेशन 4 के अंदर जितना टाइम मिलता था, कितना टाइम मिलता था, मैक्सिमम 14 मंथ्स मिलते थे, तो 14 मंथ्स आपके एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायरी ऑफ टाइम अंडर रेगुलेशन 4। ठीक है, तो 14 मंथ्स है तो 14 मंथ्स तो मैक्सिमम टाइम है। या हो सकता है कि मान लो मेरा 2 मंथ्स का टाइम था, मैंने 2 मंथ्स के बाद एक्सटेंशन मांगा ही नहीं, तो 2 मंथ्स, तो जितना भी आपका पीरियड था एक्सपायरी ऑफ टाइम था, वो आपका पीरियड जो टाइम था आपका एक्सपायर हो चुका है रेगुलेशन 4 में। आप एग्जाम पर्सपेक्टिव के 14 मंथ्स मान के चल सकते हो कि 14 मंथ्स मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, तो उस दिन से 3 मंथ्स, या फिर अगर मेरा इंक्वायरी चल रही थी तो रेगुलेशन 4 के अंदर मेरी, रेगुलेशन 5 के अंदर मेरी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। If the officer cannot finalize it within 3 months, a senior officer may extend a period by 2 months. तो अगर आप 3 मंथ्स के अंदर फाइनलाइजेशन नहीं कर पाए उस प्रोविजनल असेसमेंट का, तो आपको 2 मंथ्स और एक्सटेंशन मिल सकता है, सीनियर ऑफिसर आपका दे सकता है। लेकिन आउटर टाइम लिमिट क्या है, फाइनलाइजेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो जो आपकी आउटर टाइम लिमिट है, जिसमें आपका प्रोविजनल असेसमेंट पास हुआ है, उसके 2 साल के अंदर अंदर तो आपको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो इसे 1 साल के पीरियड से फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है सफिशिएंट कॉज है
और रीजंस को ना राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद सिंस ये जो आप रेगुलेशन देख रहे हो, ये जो रेगुलेशन है ये आपकी 2025 में है, प्लस ये जो कुछ सेक्शन में ना अमेंडमेंट हुई थी इसमें 29 मार्च 2025 को, जो कि आपकी फाइनेंस एक्ट 25 के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, तो जो आपका ये चल रहा था, जो असेसमेंट आपके ऑलरेडी इस डेट से पहले जो ऑलरेडी प्रोविजनल असेसमेंट हो गए थे, है ना, तो क्या मान लो लेट्स सपोज मेरा कोई 1 जनवरी 2025 को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो क्या 1 जनवरी से 2 साल लगेंगे, या फिर जिस दिन ये अमेंडमेंट आ गई थी 29 मार्च से, उस दिन से 2 साल लगेंगे। तो ये बोलते हैं कि जिस दिन अमेंडमेंट आई उससे 2 साल तक का टाइम आपको मिलेगा। तो फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट पर्टेनिंग पेंडिंग व्हेन द फाइनेंस बिल 2025 रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट, द 2 ईयर पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच असेसमेंट। जिस बिल आपका आया था, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिला था। उसके बाद ये बोलता है कि अब कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे डिले हो सकता है, तो अगर वो डिले होता है तो उस केस में जो जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद टाइमलाइन शुरू होगी। तो जैसे क्या बोलता है, अगर आपका फाइनलाइजेशन डिले हुआ है, क्यों डिले हुआ है, क्योंकि या तो आपको फॉरेन कंट्रीज से कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई थी तो इस वजह से डिले हो गया, या फिर आपका सिमिलर केस था कोई, वो सी स्टेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग था तो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, या फिर किसी कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आया हुआ था, या सीबीआईसी के डायरेक्शन आए हुए थे कि मैटर को भी पेंडिंग रखना है, या फिर आपका एक सेटलमेंट कमीशन इंटरिम बोर्ड होता है, बेसिकली फास्ट रेजोल्यूशन के लिए होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसमें नहीं जाएंगे, बट मान लो आपका मैटर सेटलमेंट कमीशन या इंटरिम बोर्ड के पास पेंडिंग था, तो उस केस में क्या होगा, तो ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, जो भी आपका केस है तो इंपोर्टर का एक्सपोर्टर का, एंड द 2 ईयर टाइम लिमिट, जो हमने 2 ईयर टाइम लिमिट ऊपर पड़ी है, इट शैल स्टार्ट ओनली आफ्टर द रीजन फॉर डिले सीज टू एग्जिस्ट। तो अगर इन किसी भी रीजन की वजह से डिले हो रहा था तो जिस दिन ये रीजन सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब या तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, कोर्ट का स्टे हट जाएगा, या डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, या एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं रहेगी, जिस दिन भी ये खत्म हो जाएगा उससे 2 साल तक की आपकी टाइम लिमिट लगेगी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर करने की। अब रेगुलेशन 9 और सेक्शन 18 के कुछ सेक्शंस बताते हैं कि अब जब फाइनलाइजेशन हो गया आपके प्रोविजनल असेसमेंट का तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इसमें ये बोलता है कि सबसे पहली बात, जो आपकी फाइनल ड्यूटी आई है, जो आपने प्रोविजनल ड्यूटी पे करी थी, फाइनल ड्यूटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपकी फाइनल ड्यूटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोविजनल असेसमेंट ड्यूटी, तो आपको डेफिशिएंसी जितनी भी शॉर्टफॉल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। फाइनल ड्यूटी अगर प्रोविजनल ड्यूटी से कम है तो आपको एंटाइटल्ड होंगे आप रिफंड के लिए। उसके बाद अगर ये तो है आपका क्लियर कंजम्पशन, आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स क्लियर करा रहे हो, बट अगर आप वेयर हाउस गुड्स में कर रहे हो तो उसमें ऑन द स्पॉट तो कोई ड्यूटी पे नहीं होती। तो ये बोलते हैं जितना डिफरेंस है बिटवीन प्रोविजनल फाइनल, उससे डबल का बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दोगे। If final duty is higher than provisional duty, the proper officer may require the importer to execute a bond equal to twice the differential duty. उसके बाद अगर आपका जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो डिफर करता है प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर से, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से डिमांड ज़्यादा है और प्रोविजनल के हिसाब से कम थी, तो उस केस में आपका स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। इफ द फाइनल असेसमेंट डिफर्स फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट, द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट इशू अ स्पीकिंग ऑर्डर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके अलावा वो इसमें बोलते हैं कि अगर आपका जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर था उतना ही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है, तो आपको बस एक एक्सेप्टेंस लेनी होगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी आपका था रिलेवेंट। उसके बाद जो भी आपकी डिफरेंशियल ड्यूटी पे करती है, अगर डिफरेंशियल ड्यूटी पे करने का केस आता है वो पे करो, एक्स्ट्रा पे करने का, देन आपकी जो आपकी प्रोविजनल बिल ऑफ एंट्री थी वो डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा, आप पेमेंट करोगे, फिर वो फाइनल बिल ऑफ एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका ड्यूटी पेबल हो जाती है और इंपोर्टर जितनी भी अगर शॉर्टफॉल ड्यूटी है तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा 28AA के अंदर। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है आपका जिस मंथ के अंदर आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ के फर्स्ट डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल ड्यूटी, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वाज मेड अंटिल द डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद अगर मान लो आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद रिफंड बन जाता है कि फाइनल असेसमेंट में आपका डिमांड कम आती है और आपने प्रोविजन में ज़्यादा पे करी है, तो अगर उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर जिन आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया उसके 3 मंथ्स के अंदर अगर आपको ड्यूटी रिफंड नहीं होती तो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। तो इफ रिफंड अराइजिंग फ्रॉम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इज नॉट ग्रांटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट, इंटरेस्ट विल बी पेबल अंडर 227A अंटिल द डेट ऑफ रिफंड। देन अनजस्ट एनरिचमेंट का केस लगता है कि बेसिकली जनरली आपका रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा, जो हम जीएसटी में ही पढ़ते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे आपको आपका रिफंड इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बैंक में मिल जाएगा। पहला, आपने जो ड्यूटी बॉन्ड करी आपने उसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा, मतलब लेट्स सपोज मैंने कोई मशीनरी परचेज करी और मशीनरी को मैं अपने बिजनेस में ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने तो उसका पास ऑन नहीं किया होगा क्रेडिट, उस पर जो ड्यूटी पे करी है। तो अगर मैंने पास ऑन नहीं किया है, मैं अपने आप ही कॉस्ट पे, मतलब मैं अपने आप ही उसे बेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और पार्टी से रिकवर नहीं कर रहा, तो उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा। या अगर मैंने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट किया तो मैं किसी और से रिकवर कर रही हूँ, खुद ही पे कर रहा हूँ। या फिर अगर जो अल्टीमेट बायर है, सपोज मैंने इंपोर्ट किया, मैंने ड्यूटी पे करी, मैंने कस्टमर से रिकवर कर ली, अब कस्टमर ने तो किसी और से रिकवर नहीं करी, तो कस्टमर भी रिफंड वाला केस ले सकता है कि वो बायर है बट उसने पास ऑन नहीं किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड, तो अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी और उसका रिफंड बनता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली हम पास ऑन नहीं करते, हम टैक्सेस को ट्राई करते हैं कि बाहर वाली पार्टी से रिकवर न करें, तो अपना आप ही बेयर करते हैं। सेम विद ड्रॉबैक मिलता है आपको एक्सपोर्ट के केस में, और एक्सपोर्ट के केस में जनरली हम लोग इंसिडेंस पास ऑन नहीं करते, तो इंसिडेंस पास नहीं हुआ होता, सो देयरफॉर इन पर्टिकुलर 5 केसेस में ड्यूटी आपको रिफंड आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, बिकॉज ये मान लिया जाएगा कि आपने इंसिडेंस पास ऑन कर दिया होगा, सेम जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट।
देन अब फाइनलाइजेशन होने के बाद कैसे क्लोजर होगा, जो बॉन्ड वगैरह आपने दे रखे थे उन सबका क्लोजर कैसे होगा, वो आपको रूल रेगुलेशन 10 बताता है। तो ये क्या बोलता है, आफ्टर प्रोविजनल असेसमेंट इज फाइनलाइज्ड द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, जो हमने ओरिजिनली बॉन्ड और सिक्योरिटी दिया था, टेकन एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट विल बी कैंसिल्ड और रिटर्न। तो आपका जो बॉन्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी जो आपसे ली थी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। इफ कब 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 फाइनल असेसमेंट कंफर्म्स द प्रोविजनल असेसमेंट, अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है, फाइनल और प्रोविजनल असेसमेंट दोनों सेम है तो कुछ नहीं, क्लोज कर दो। दूसरा, मान लो आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहे थे गुड्स या एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उस केस में जो डिफरेंशियल ड्यूटी आपकी बन रही थी वो आपने ऑन द स्पॉट पे कर दिया विद इंटरेस्ट। अगर वेयर हाउस गुड्स थे तो जितना डबल का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना था आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया। और इन तीनों में से कोई एक केस होगा और उसके साथ साथ आपका कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, क्या दो कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक केस और नो ड्यूज पेंडिंग, ये दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं तो जो आपका बॉन्ड था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो ओरिजिनल बॉन्ड था, बिकॉज वेयर हाउस वाले केस में न्यू बॉन्ड वैसे भी आ गया, बाकी दो केस में बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है अब, तो आपका बॉन्ड कैंसिल कर देंगे। आपने कोई सिक्योरिटी फर्निश करी थी तो आपकी सिक्योरिटी रिटर्न कर दी जाएगी। बट जिस दिन आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, अगर उसके विद इन 90 डेज के अंदर आपने ड्यूटी इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो फिर दो चीज हो सकती है, जो आपने सिक्योरिटी दिया या तो वहां से एडजस्ट कर देंगे या फिर 142 सेक्शन 142 के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग करेंगे। इफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर डज नॉट पे ड्यूटी इंटरेस्ट फाइन विद इन 90 डेज आफ्टर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, देन customs may adjust the amount from security taken at the time of provisional assessment or recover the amount under section 142। देन ये रिफंड वाला प्रोविजन और रिफंड हमने ऊपर डील कर लिया, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 18A वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस। तो हमारे कस्टम्स में ना कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो क्लियरेंस के बाद मेरे को मेरा बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल अमेंड करने का पावर दे। तो एक सेक्शन होता था सेक्शन 149, बट 149 के अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर 149 के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, वो बोलता था बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल तभी अमेंड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस। तो जो एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट, जो सिचुएशन मेरे क्लियरेंस के टाइम पे थे, उन्हीं के बेसिस में मैं सिर्फ 149 के अंदर अपना बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल अमेंड कर सकता था। प्रैक्टिकली वो भी करना बहुत मुश्किल होता था, बट हाँ लीगली प्रोविजन था, वो करने देते थे। बट कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जो मेरे को आफ्टर क्लियरेंस वाले इवेंट्स के लिए, आफ्टर क्लियरेंस वाले एविडेंसेस के लिए भी अमेंड करने थे। तो इन्होंने क्या बोला, हम आपको एक प्रोविजन ला के देते हैं, और ये आपका फाइनेंस एक्ट 2025 से एक नया प्रोविजन लाए, सेक्शन 18A के अंदर इन्होंने क्या बोला कि हम आपको वॉलंटरी अपनी बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल रिवाइज करने का मौका देते हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन 18A के अंदर इन्होंने रूल्स भी निकाले। रूल्स इन्होंने जो निकाले उन्हें बोलते हैं, अभी रिसेंटली वो रूल्स आए हैं, आई थिंक 30 अक्टूबर को रूल्स आए हैं, बट वो हमारे इसमें सिलेबस में इन्होंने कवर नहीं करे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। इन्होंने सिर्फ 18A का सेक्शन डाल के छोड़ा है, हमारे सिलेबस में इन्होंने वो रूल्स कवर नहीं करे हैं। तो जो रूल्स आए थे वो थे इनके कस्टम्स वॉलंटरी रिविजन ऑफ एंट्रीज पोस्ट क्लियरेंस रूल्स थे, रेगुलेशन पोस्ट क्लियरेंस रेगुलेशन 2025, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल May 26 का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पोर्टल पे है उसमें भी उन्होंने उन रेगुलेशंस को डिस्कस नहीं किया है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट सिंस सेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है, सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलता है, ये बोलता है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ गुड्स द इंपोर्टर एक्सपोर्टर में रिवाइज द एंट्री दैट इज बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड दिन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर। मैंने आपको बताया रेगुलेशंस के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस सेक्शन ओवरराइड्स 149 बिकॉज 149 बोलता है कि बेसिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस, उन्हीं के बेसिस पे कर सकते हो, तो उस सेक्शन को ओवरराइड करता है। आफ्टर रिवाइजिंग द एंट्री, एक बार आपने रिवीजन कर दिया, अमेंडमेंट कर दी, उसके बाद आप अपनी सेल्फ असेस करोगे ड्यूटी की ज़्यादा हो रही है कम हो रही है बेसिस द रिवीजन। अगर शॉर्ट ड्यूटी डिस्कवर होती है तो आप अलॉन्ग डिफरेंशियल ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दोगे। अगर एक्सेस ड्यूटी रिकवर्ड है तो जो आपने रिवीजन किया है वही मान लिया जाएगा आपकी सेक्शन 27 के अंदर की रिफंड एप्लीकेशन है, तो रिवाइज्ड एंट्री विल बी ट्रीटेड एज रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 27। वेरिफिकेशन कस्टम्स प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है आपके रिवाइज्ड एंट्रीज को बेसिस रिस्क इवैल्यूएशन, या फिर रीअसेस कर सकता है सेल्फ असेसमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर केसेस में इन्होंने रिवीजन अलाउ नहीं किया है। कौन कौन से केस में, अगर आपका ऑडिट, सर्च, सीजर, समन्स इनिशिएट हो गए थे एंड इंटीमेट भी कर दिए गए थे, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इंटीमेट कर दिया था कि आपका ऑडिट, सर्च, सीजर, समन इनिशिएट हो चुके हैं, तो उस केस में आपको वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपको रिवीजन, उसके पास रिवीजन का ऑप्शन नहीं है। दूसरा केस आप रिवीजन करना चाह रहे हो, या तो रीअसेसमेंट ऑर्डर जो आपका सेक्शन 17 में पास हुआ था, या फिर प्रोविजनल असेसमेंट या फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो आपका सेक्शन 18 में पास हुआ था, सेक्शन 84 का कोई असेसमेंट है पोस्ट एंड कुरियर वाला, या कोई भी केसेस नोटिफाई CBIC करेगा। इन तीन उसमें आपको 18A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप एंट्री रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक इसमें मैंने नोट डाल के दिया है, तो सेक्शन 27 जो रिफंड का है वो बोलता है आपके पास रिफंड की टाइम लिमिट है फ्रॉम दी 1 ईयर फ्रॉम दी पेमेंट, 1 ईयर फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो एक डाउट ये आ सकता था कि जो अगर मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो जिस दिन के मैंने रिवाइज किया है उसके बाद अगर मेरी लेट सपोज, जैसे अब इसमें इन्होंने बोला कि आपका जो एक्सेस ड्यूटी अगर है तो जो मैं रिवीजन करूंगा क्या वही रिवीजन मेरा 27 का रिफंड क्लेम बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं 2 साल बाद रिवीजन कर लूँ और 2 साल के बाद मैं बोलूँ कि यार देखो मेरे रिवीजन करने से ड्यूटी कम बन रही है तो आप मुझे पुरानी ड्यूटी का रिफंड दे दो।
अगर ये अलाउ कर देते तो उस केस में क्या होता है, मैं रिवीजन के थ्रू रिफंड ले सकता हूँ, बट जो मेरी ओरिजिनल 27 की लिमिट थी वो थी 1 ईयर, और यहाँ पे मेरे को 2 साल बाद भी रिफंड मिल रहा था। तो इन्होंने ना 27 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाला क्लैरिफाई करने के लिए कि जो 18A वाले केस हैं या सेक्शन 149 वाले केस हैं, 18A वाले जो हमने अभी पढ़ा वाला कोई केस है उसके वजह से अगर रिफंड आ रहा है, या 149 के अमेंडमेंट की वजह से कोई रिफंड आ रहा है, तो उस केस में भी जो रिफंड मिलेगा वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ही मिलेगा। ओरिजिनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी थी, ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि मैंने जो रिवीजन किया है उसके बेसिस पे मेरी टाइम लिमिट कंप्यूट करो, नहीं, जो ओरिजिनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी थी तो वही। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मेरा 18A का रिस्ट्रिक्टेड स्कोप कैसे होगा कि अगर मान लो जो मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी उसके बेसिस पे पेमेंट ऑफ ड्यूटी मैंने की थी, अगर उसमें मैंने ज़्यादा ड्यूटी पे कर दी और बाद में रिफंड क्लेम करना चाहूँ तो वो रिवीजन भी मेरे को विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ही करना पड़ेगा, वरना मेरे को उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ये इसमें एमसीक्यू आ सकता है इस लास्ट वाली चीज़ पे जो मैंने आपको बताई कि इस एमसीक्यू बना के दे सकते हैं, तो बताओ उसे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, अगर आपने रिवीजन लेट्स सपोज 1.5 साल बाद भी किया है ना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के भी, तो रिवीजन हो जाएगा बट रिफंड नहीं मिलेगा आपको 27 के अंदर। रिफंड आपको 27 के अंदर 1 ईयर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ही मिल सकता है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में छोटे छोटे चेंजेस हैं। तो ना इसमें क्या होता था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में इनफॉर्मली गवर्नमेंट इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के वेरियस ट्रेड एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन लेती थी, उनकी फीडबैक लेती थी, बट कोई भी फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं था। तो उसको लेके ही इन्होंने एक फॉर्मल मैकेनिज्म लॉ के अंदर डाला, एफटीपी के अंदर डाला, 1.07A एक पैरा इन्होंने ऐड किया। इस पैरा के अंदर ये क्या बोलते हैं, वाइल फॉर्मुलेटिंग और अमेंडिंग द एफटीपी, जब एफटीपी बना रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं, द गवर्नमेंट में सीक व्यूज सजेशन और फीडबैक्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स सच एज इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस जो इन्फॉर्मली करते हैं उसे फॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मली अप टू 3 डेज उन्हें 30 डेज उन्हें दिए जाएंगे स्टेक होल्डर्स को अपने व्यूज फीडबैक के सजेशन देने के लिए। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट क्या बिना सजेशन के कुछ चेंज नहीं कर सकता, नहीं, उसके पास पूरी पावर है। तो इन्होंने ये क्लैरिफाई किया था गवर्नमेंट कैन स्टिल अमेंड और इंट्रोड्यूस प्रोविजंस इन एफटीपी विदाउट कंसल्टिंग इवन इफ इट कंसिडर इट नेसेसरी। उसके बाद इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ देनी थी, तो इन्होंने 1.07 भी पैरा भी इन्होंने इंसर्ट किया। इन्होंने क्या बोला, मान लो स्टेक होल्डर्स ने सजेशन दिए बट गवर्नमेंट ने उन्हें अडॉप्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें रीजन बता सकती है कि क्यों मैंने अडॉप्ट नहीं करे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में गवर्नमेंट रीजन नहीं बताएगी। कौन कौन से केसेस, अगर रीजन बताने से आपके कोई भी फॉरेन रिलेशन इम्पैक्ट हो रहे हैं, या आपकी फूड इकोनॉमी या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ भी इशू आ रहा है, या गवर्नमेंट पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आपने जो सजेशन दिए थे वो प्राइवेट या नैरो इंटरेस्ट के थे, या फिर अगर वो आपको बताएंगे तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो जाएगा। फर्दर स्टेक होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कि हमारा लीगल राइट है रीजंस लेने का, तो स्टेक होल्डर्स कैन नॉट लीगली डिमांड रीजंस इफ देयर सजेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद रोड टिप में एक्सटेंशन हुई है, तो रोड टिप स्कीम में जो आपका एलिजिबल एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलता है, जो आप या तो डीटीए से करते हो या एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर करते हो या एसईजेड से करते हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से करते हो, ईओयू से करते हो, उनको एक्सटेंशन करके आपको 31 मार्च 2026 तक आपको रोड टिप का बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स एंड एफटीपी। इतने ही अमेंडमेंट है। अगर आप मुझसे पूछे इसमें क्या एक छोटा सा नोट इसके अंदर आ सकता है 2 मार्क तक का, या फिर आपके वॉलंटरी रिवीजन वाले में 2-3 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है कि वॉलंटरी रिवीजन के प्रोविजंस बताओ, तो आपको 18 पता होना चाहिए, छोटा सा ही प्रोविजन है, आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट से क्वेश्चन आ सकता है 4 से 6 मार्क का, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे पहले ना अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दो तो प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा, ये स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे इस तरह के पहले वाले रूल्स के अंदर। अब ये नए प्रोविजंस आए, तो आप प्रोविजनल असेसमेंट को ढंग से कर सकते हो। तो इनफैक्ट ये दोनों ही अमेंडमेंट जो है, प्रोविजनल असेसमेंट भी और सेक्शन 18A भी, आप ढंग से कर सकते हो। इसमें से तो मेरे को लेवी एंड एग्जामिनेशन में से तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ आईजीसीआर वाला ही कुछ आएगा, बिकॉज अमेंडमेंट इतने कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस मंथली को क्वार्टरली कर दिया, दैट्स इट। बट फिर भी टाइम लिमिट या मंथली क्वार्टरली को लेकर विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू आ सकता है 2 मार्क का, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो छोटा सा ही आपको समझ आ जाएगा। So that's it. Thank you for watching. If you like it, then please subscribe. I'll be uploading our next video would be on how to score 70 plus marks in CA final IDT, where I will review my IDT RTI sheet. मैंने अपनी RTI sheet मंगाई थी, I scored 71. That I'll review. That I'll share on YouTube. Apart from that, I'm working on revision videos also. So I'll upload those revision videos. अभी तक I have uploaded GST का, so I was thinking कि मैं 1 या 2 चैप्टर कस्टम्स के पहले कवर कर दूँ. You can share your inputs in the comments कि पहले GST के ही मैं करूँ या कस्टम्स के. So yeah, that's it. Thank you. All the best for your exams.